नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल कृष्णा से जीएस नॉलेज में। साथियों, अब तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जुड़ जाए इस चैनल के साथ। अब पर डे एक नई नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी, नई जानकारियां मिलती रहेगी। झारखंड में साथियों आजकल उत्तर मुगल काल की चर्चा करेंगे आज। तो उत्तर मुगल काल का कार्यकाल 1707 से 1765 ईस्वी रहा है। इससे पहले हम लोग मुगल काल में औरंगजेब के कार्यकाल तक देखे थे। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उनके मृत्यु के बाद ही उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ गद्दी के लिए। इन उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह जफर विजय होते हैं और प्रथम उत्तर मुगल कालीन बादशाह बनते हैं। और बहादुर शाह जफर का कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी रही। तो इसके इन समय अर्थात उत्तर मुगल काल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों में देखेंगे छोटानागपुर खासकर नागवंश, पलामू का चेरो वंश, सीमू का सिंह वंश, रामगढ़ राज, इस तरह देखेंगे। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं छोटानागपुर खासकर नागवंश। तो छोटानागपुर खासकर नागवंश के शासक राम शाह थे। उस समय 1690 से 1715 ईस्वी रहे। ये औरंगजेब के भी समकालीन रहे। इनके विषय में औरंगजेब के समय हम लोगों ने काफी पढ़ा है। फिर देखेंगे साथियों कि इसके समय जो हम लोग देख रहे हैं मुगल बादशाह, तो बहादुर शाह जफर प्रथम रहे। और राम शाह की मृत्यु 1715 ईस्वी हो गई। तो राम शाह के 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों में देखेंगे सबसे बड़े पुत्र यदुनाथ शाह थे, जो इनके उत्तराधिकारी हुए। इनका कार्यकाल 1715 1724 रहा। इनके चौथे पुत्र ठाकुर एनी शाह थे। ठाकुर एनी शाह की माता का नाम भक्ता देवी थी और ये राम शाह की पटरानी थी। यही नहीं, ठाकुर एनी शाह को 97 गांव खौरपोश के लिए मिला हुआ था। उन्होंने शतरंजी को अपना ठिकाना बनाया, वहां किला बनाया, उनका राजधानी बनाया। शतरंजी में बाजार भी लगवाना प्रारंभ किया, जो आज भी लगती है, जिसे हटिया बाजार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1691 ईस्वी में देखेंगे रांची के धुरुआ में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जहां रथ मेला लगती है। यदुनाथ शाह के समकालीन अगर उत्तर मुगल काल की बात करें ये शासक का, तो फर्रुख सिंह 1713 से 1719 ईस्वी, फिर मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी इनका कार्यकाल है। यदुनाथ शाह जब गद्दी पे बैठे साथियों, तो 1719 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक रंजीत राय ने टोरी परगना पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। यही नहीं साथियों, उत्तराधिकारी का युद्ध और मुगलों का कम हस्तक्षेप के कारण आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यदुनाथ शाह ने मुगलों को सलाना कर देना बंद कर दिया था। लेकिन बिहार के मुगल सूबेदार सरबुलंद खान ने 1717 ईस्वी में यदुनाथ शाह पे आक्रमण कर दिया। लेकिन यदुनाथ शाह ने बिना किसी युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। यही नहीं, यदुनाथ सिंह ने अपने दूत बोध मान दास को ठाकुर को उनके पास भेजा और सालाना 1 लाख रुपए कर देना स्वीकार कर लिया। यही नहीं, बार बार मुगलों का आक्रमण से इनकी राजधानी जो दोयसागढ़ थी वो क्या हुआ, असुरक्षित हो गया। दोयसागढ़ का निर्माण या राजधानी किसे बनाया था, तो दुर्जन साल बनाया था, जो जहांगीर के समकालीन थे। तो साथियों, बार बार आक्रमण करने के कारण इन्होंने नई राजधानी बनाई। और राजधानी क्या हुआ, पालकोट। पालकोट कहां पड़ता है, वर्तमान गुमला जिले में पड़ता है। अब यदुनाथ सिंह की मृत्यु तो 1724 ईस्वी में हो गई। यदुनाथ सिंह के यदुनाथ शाह का 12 बेटे थे। कितने, 12 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़े पुत्र शिवनाथ शाह। शिवनाथ शाह 1724 से 1733 ईस्वी में गद्दी पे बैठे। इन्होंने भी गद्दी पे बैठे मुगलों को कर देना बंद कर दिया। 1727 ईस्वी में नए मुगल सूबेदार फर्रुखदुल्ला बने और इन्होंने 1730 ईस्वी में शिवनाथ शाह पर आक्रमण किया। लेकिन शिवनाथ शाह ने इसका भारी विरोध किया, प्रतिकार किया। लाचार होकर फर्रुखदुल्ला को क्या किया, 12,000 रुपया ही सालाना उससे वसूल कर सका। यहीं पे देखेंगे शिवनाथ शाह की मृत्यु 1733 में हो जाती है। इसके बाद उदयनाथ शाह गद्दी पे बैठते। उदयनाथ शाह का कार्यकाल 1735 से 1740 ईस्वी रहा। 1734 ईस्वी उसमें बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खां थे। अली वर्दी खां ने टेकरी के जमींदार सुंदर सिंह पर आक्रमण किया और उसे पकड़ लिया। अब इस के पकड़े जाने के कारण रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह भय खा गए और मुगलों को सलाना कर देना स्वीकार कर लिया। मुगलों को जो सलाना कर दिया जाता था उसी में नागवंशी राज्य का भी कर शामिल था। यानी नागवंशी शासकों द्वारा मुगलों को दिए जाने वाला कर किसके माध्यम से दिया जाता था, रामगढ़ के शासकों के माध्यम से दिया जाता था। जब ये सारे मिल गए तो अलवर्दी खां की सेना पटना चले गए। अब आगे देखेंगे श्याम सुंदर शाह गद्दी पर थे। यानी उदयनाथ शाह की मृत्यु 1740 में हुई और श्याम सुंदर शाह 1740 में गद्दी बैठे और 1745 ईस्वी तक रहे। ये उदयनाथ शाह का छोटा भाई थे। उनके शासनकाल में मराठों ने नागवंश पर अर्थात छोटानागपुर आक्रमण करना प्रारंभ किया। इसका प्रभाव कहां से देखते हैं साथियों, तो 1742 में मराठों ने पहली बार भास्कर राव पंडित ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रवेश किया, फिर यहां से बंगाल पर आक्रमण किया। तो साथियों,
झारखंड के रास्तों का उपयोग सर्वप्रथम हम देख रहे हैं मराठों में कोई किया तो 1742 में मराठा भास्कर राव पंडित ने किया। वो झारखंड के रास्ते किधर किया? बंगाल पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन बंगाल में उस समय देखेंगे साथियों नवाब कौन थे? तो अलीवर्दी खां थे। अलीवर्दी खां ने क्या किया? इनको कटवा के युद्ध में पराजित किया और बंगाल से खदेड़ के बाहर कर दिया। ठीक देखेंगे साथियों कि भास्कर पंडित राव के रास्ते पे चलते हुए 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले भास्कर राव पंडित के नक्शे कदम पर झारखंड के रास्ते से होते हुए बंगाल पहुंचा। लेकिन बंगाल जब ये रघुजी भोसले पहुंचे तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां थे और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे। उन्होंने मराठा पेशवा बाजीराव से क्या किया? हस्तक्षेप करने की मांग किया। चूंकि बाजीराव दक्षिण भारत में मराठों के राजा थे, शासक थे, जिसको पेशवा कहा जाता था। रघुजी भोसले सिंह के 36 का आंकड़ा थी और चूंकि रघुजी भोसले सतारा उसमें केंद्र था, वहां पे शासन करना चाह रहा था। रघुजी भोसले वो शासन नहीं कर सके चूंकि मराठा बालाजी पेशवा ने उस पर शासन करने का दिया नहीं, उन्हें हटा दिया नहीं, दुश्मनी चल रही थी। तो क्या हुआ कि जैसे ही बालाजी राव को बंगाल पहुंचने की खबर पाकर रघुजी भोसले क्या हुआ? झारखंड के मानभूम अर्थात वर्तमान धर्माद होते हुए वो अपने प्रदेश लौट गए। अंतर दोनों में क्या हुआ? 31 अगस्त 1743 में मराठा पेशवा बालाजी राव और रघुजी भोसले की संधि हो गई। दोनों की संधि हो गई साथियों। तो देखेंगे संधि के बीच सीमाओं का यानी एक क्षेत्र का निर्धारण कर दिया गया। क्या निर्धारण कर दिया गया? कि तुम्हारा क्षेत्र कहाँ रहेगा, तुम्हारा क्षेत्र कहाँ रहेगा। इस तरह देखेंगे रघुजी भोसले के अंतर्गत यानी रघुजी भोसले को झारखंड के क्षेत्र हिस्से में मिला। अब कहेंगे कि आप भोसले के पक्ष में अर्थात तो झारखंड मिला, तो पेशवा के प्रभाव में क्या मिला? या तो पेशवा को देखेंगे साथियों कि वर्तमान के अंतर्गत पेशवा को कौन कौन सा क्षेत्र मिला। तो इस अवस्था में देखेंगे आप अजमेर, आगरा, मालवा, इलाहाबाद, टोकरी, भोजपुर, दाऊदनगर, ये सारा क्षेत्र पेशवा को मिला था। और झारखंड का क्षेत्र बिहार, बंगाल जो देख रहे हो किनको मिला? रघुजी भोसले को मिला। आगे देखेंगे मणिनाथ शाह गद्दी बैठे। मणिनाथ शाह जब शासक बने तो उस समय मुगलों का प्रभाव बहुत कम हो गया था और आसपास के जमींदारों पे अधिकार करना चाह रहे थे। तो इन्होंने बरवा, सिल्ली, बुंडू, राय, तमाड़ के जमींदारों पे दमन किया, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। यही नहीं कि भविष्य में इन जो बरवा, सिल्ली, बुंडू, राय के तमाड़ के जो जमींदार में कोई अगर नए जमींदार पद धारण करता था तो उन्हें नागवंशी शासक को 1000 रुपये का नजराना देकर अपना उत्तराधिकारी का पुष्टि करानी पड़ती थी। साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी और से हमें कॉमेंट करेंगे और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करिएगा। जय झारखंड।